हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो को कवर अप करेंगे। आई होप इससे पहले की जो भी वीडियोस थी आपने उनको कंप्लीट कर लिया होगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं और आते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे। हमारे एग्जाम में थीप और जो भी पुलिस वाला क्वेश्चन होता है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन बोल रहा है कि अ थीफ रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन हुज स्पीड इज 12 किलोमीटर पर आवर। इफ़ द थीफ इज 280 मीटर अहेड देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कैच हिम विल बी। हमें बताना है कि कितना समय लगेगा पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमारा जो टाइम होता है वो सेम होता है। चोर यहाँ पर होगा, पुलिस यहाँ कहीं पर होगी। चोर चलेगा, पुलिस चलेगी। ठीक है, जितनी देर चोर दौड़ेगा उतनी देर पुलिस भी दौड़ती है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट में हमारा टाइम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, या तो स्पीड कांस्टेंट होगी, या डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, या टाइम कांस्टेंट होगा। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या था, एसटीडी यानी स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर टाइम हमारा सेम हो गया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड का रेशियो ले लेते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो ले लेते हैं। कितना है इसकी, 7 किलोमीटर चोर की। ठीक है, और पुलिसमैन जिसकी रफ्तार कितनी है, 12 किलोमीटर है। तो इनके द्वारा चली गई दूरी भी सेम रेशियो में होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, बट हमें टाइम बताना है। तो टाइम का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हमें लग जाएगी, तो जिस डायरेक्शन में चोर जाएगा उसी डायरेक्शन में पुलिस भी जाएगी। तो सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। डिस्टेंस कितनी है, 280 मीटर। स्पीड माइनस हो जाएगी तो 12 माइनस 7 5 हो जाएगी। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता है पूरा तो नहीं कटेगा, 5 से काट दो, 5 25 6, अभी ये फिर से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, इतना आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो, 18 6 108 10, 18 5 90 10 100, 1008/5 सॉल्व आउट कर लोगे तो जितने भी सेकंड्स आएगा वो हमारा इसके लिए टाइम हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस पूछता तो ये चोर था, चोर कितना चल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप डिस्टेंस रेशियो निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 यूनिट है। 5 यूनिट का मतलब 280 मीटर है। तो चोर कितना और चलेगा और पुलिस और कितना चलेगी, तो वहाँ से आप डिस्टेंस का रेशियो भी निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम 200 मीटर। ठीक है, एक पुलिस वाला यहाँ पे, उसने चोर को देखा, कितनी दूरी से देखा, 200 मीटर की दूरी से देखा। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेस हिम। चोर ने दौड़ना स्टार्ट किया, पुलिस ने उसे पकड़ना स्टार्ट किया। देयर स्पीड्स आर 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर हमारी चोर की रफ्तार है, 11 किलोमीटर हमारी पुलिस की रफ्तार है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट्स। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली आप वहाँ से निकाल सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 1 किलोमीटर, लेकिन ये 5/18 हो जाएगा। इनटू टाइम कितना है, 9 मिनट्स। अब ये जो मिनट्स है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो स्पीड है इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। तो 9 × 60 कर लो, इसको कट कर दो, 30, 150 आ रहा है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट्स। यानी कि 150 मीटर की जो दूरी है ना वो कवर हो गई है। 200 मीटर में से 150 मीटर की दूरी कवर हो गई है। ठीक है, 200 मीटर थी, 150 मीटर की दूरी कवर हो गई है। तो अब उनके बीच की बची दूरी कितनी है, 50 मीटर ही तो बचेगी। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक चीज़ ये ध्यान देना होता है कि आप 150 निकाल दोगे। अगर यहाँ पे 150 दिया होता तो आप उसको टिक कर देते, लेकिन ये तो डिस्टेंस कवर की गई है ना उतनी। ये डिस्टेंस 9 मिनट में कवर करी गई है, लेकिन पूछा गया है कि उनके बीच की एक्चुअल में डिस्टेंस है कितनी। तो 200 में से 150 कवर अप हो जाएगी तो 50 मीटर बचेगी, और यही 50 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है, अ थीफ एस्केप्स रनिंग एट 13.5 किलोमीटर पर आवर। अ पुलिसमैन अराइव्स आफ्टर 8 मिनट्स एंड स्टार्ट्स चेजिंग। आफ्टर 28 मिनट्स ऑफ चेज दे आर स्टिल 540 मीटर अपार्ट। मतलब एक चोर है, 13.5 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है। 8 मिनट बाद पुलिस वाला को पता चलता है और फिर वो उसे पकड़ने के लिए भागता है। 28 मिनट पीछा करने के बाद भी अभी उनके बीच 540 मीटर की दूरी रह जाती है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, कितनी दूरी पर
पुलिस वाला उसको पकड़ेगा और पुलिस वाले की स्पीड क्या है। देखो सबसे पहले तो ये निकाल लो कि 8 मिनट में चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड उसकी है 13.5, ठीक है 13.5 और 8 मिनट लगते हैं, ठीक है 8 मिनट वो भागता है। तो इसको अपन 60 कर लो और इसको और थोड़ा सा नीचे कर लो। 15 से काट दो 4 बारी, 15 से काट दो 9 बारी, ठीक है 4 से काट दो 2 बारी। तो ये हो जाएगा 1.8 किलोमीटर। 1.8 किलोमीटर का मतलब 1800 मीटर उनके बीच की दूरी है। क्यों? क्योंकि ये 8 मिनट जो चोर भागा है ना, यही तो दूरी उनके बीच की बन जाएगी 1800 मीटर की। अब पुलिस वाले को पता चला है और चोर यहाँ पे पहुँच गया, यानी उनके बीच की दूरी इतनी है। 28 मिनट पीछा करने के बाद भी 540 मीटर उनके बीच की दूरी रह जाती है, यानी कि 28 मीटर पीछा करने के बाद में डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, 1260 मीटर कवर हुई है। 1260 मीटर कवर हुई है, तभी तो 540 मीटर डिस्टेंस बच गई है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, यही तो किया था कि अगर कितनी दूरी कवर हो गई है, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, डिस्टेंस कितनी कवर हो गई है, इतनी डिस्टेंस कवर हुई है ना 1260, डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मतलब सेम डायरेक्शन में माइनस कर देंगे, पुलिस वाले की रफ्तार हमेशा ज़्यादा होगी, तो x माइनस 13.5, ठीक है। अच्छा ये तो मीटर में है, ये किलोमीटर में है स्पीड, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। ये रिलेटिव स्पीड हो गई। टाइम कितना लगा, 28 मिनट। 28 मिनट उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सबसे पहले तो ये जीरो से ये जीरो काट दो, इस 6 से 18 को काट दो 3 बारी, तो ये हो जाएगा 378/140 इज इक्वल टू x माइनस 13.5। तो इसको यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो 14 2 28.7, तो 2.7 इज इक्वल टू x माइनस 13.5, यानी कि x की वैल्यू अब इसको करोगे 13 2 15 और 16.2, ठीक है। तो 16.2 किलोमीटर पर आवर हमारी पुलिस की स्पीड हो गई, ठीक है। ये इनकी स्पीड हो गई। अब ये बोल रहा है कि डिस्टेंस निकालनी है एक्चुअली में इनके बीच की, ठीक है। तो स्लाइड तो नहीं ले रखी है, यहीं पे मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है वही इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का भी रेशियो होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताना, इसकी स्पीड कितनी है, 13.5 है, ठीक है। इसकी कितनी है, 16.2 है। रेशियो ले लोगे क्या, 6 2 8 1 9, 3 से कट जाएगा, ठीक है 3, ये 45 और 3 5 15 4, अभी 3 से और कट जाएगा क्या, 3 4 12 3 5 15, ठीक है 3 5 15 3 12, ठीक है 3 से और काट दो 15 इसको 3 से और काट दो 18, ठीक है। फिर अब ये 3 से और कट जाएगा, 3 5 15 3 6 18, यानी कि 5 और 6 की दूरी, 5 और 6 रेशियो इनकी स्पीड का आया, वही इनके बीच की कवर की गई डिस्टेंस का भी होगा। 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगा चोर, 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करेगी पुलिस। इनके बीच गैप कितना है, 1800 मीटर का, यानी कि 1 यूनिट का। 1 यूनिट का गैप 1800 मीटर है, पुलिस ने 6 यूनिट डिस्टेंस कवर करी, तो 6 यूनिट का गैप कितना हो जाएगा, 18 6 के 108, यानी कि 10.8 किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। समझ आई बात? मैंने क्या बोला था कि चोर और पुलिस वाले में जो इनकी स्पीड का रेशियो होता है वही इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस का भी रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर पुलिस वाले ने 6 यूनिट डिस्टेंस कवर की, यानी 6 यूनिट का मतलब 10.8 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रक कवर्स 384 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, इफ द स्पीड डिक्रीजेज बाई इतना इट टेक्स 2 आवर मोर। देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ नहीं दिया है, सिर्फ आपको डिस्टेंस दे दी गई और उसने बोल दिया कि स्पीड को घटा बढ़ा देते हैं और समय कम ज़्यादा हो जाता है, रेशियो से कर सकते हो, बट क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी, क्वेश्चन लंबा जाएगा। बेटर ये होता है ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लो, बेटर ये होता है ऑप्शन को सेटिस्फाई करा लो, ठीक है। ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा लोगे आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऐसा हो कि स्पीड को घटा बढ़ा देते हैं और टाइम भी घट बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी ना, डिस्टेंस सेम होगी, इसका मतलब स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का इन्वर्स होगा। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बनेगी, टाइम लगेगा। बेटर ये है ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा लो, ठीक है। तो इसको कर लेना, नहीं आता तो कमेंट्स में बता देना। सेम क्वेश्चन ये भी है, अ जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाई अ फास्ट ट्रेन
एवरेज स्पीड लेस कर देते हैं। देखो स्पीड को कम ज़्यादा कर दिया, टाइम हमारा कम ज़्यादा हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे बेटर है स्पीड को क्वेश्चन में सेटिस्फाई करा लो, उल्टा ले जाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मैं, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 8, 13, 26 एंड 40 सो दैट द नंबर्स ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत से आते हैं कि ऐसी कोई संख्या बता दो जिसको जोड़ दें या घटा दें तो हमारे जो नंबर है वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो। लेट कर लेते हैं नंबर बी एक्स, ठीक है। लेट नंबर बी एक्स, तो 8 में एक्स को जोड़ दिया, 13 में एक्स को जोड़ दिया, रेशियो इक्वल हो जाएगा 26 में एक्स को जोड़ दिया अपॉन 40 में एक्स को जोड़ दिया। सॉल्व कर लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन भी सेटिस्फाई करा सकते हो। बट अगर इसको सॉल्व ही करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो यहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यू उठा के पुट करने लगो, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर इसका मेथड देखना चाहते हो तो मेथड देख लो। ये नंबर्स हो गए हमारे 18, 13, 26, 40। नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 8 और 13 का डिफरेंस कितना होगा? 5 यूनिट। 26 और 40 का डिफरेंस कितना होगा? 14 यूनिट, ठीक है। देखो क्या 5 और 14 का रेशियो और भी कुछ लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। तो इस 14 को मल्टीप्लाई कर दो पहले नंबर के साथ, कितना हो जाएगा? 112। इस 5 को मल्टीप्लाई कर दो इस पेयर के पहले नंबर के साथ, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब जो रेशियो आया है उसको पहले पहले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 130। तो 112 और 130 का डिफरेंस लेना है और साथ ही साथ इन रेशियो का भी डिफरेंस ले लेना है। 14 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 9, और इसका मॉडुलस ले लेना है। 18/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि ये दो ही हमारी ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पे जो हमारा रेशियो है वो क्या होगा? कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक। क्या बोला मैंने? नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिफरेंस लेना है, देखना है क्या इनका और भी कुछ रेशियो हो पाएगा। 5 और 14 में कुछ और रेशियो तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो इनको पहले पहले नंबर से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर डिफरेंस को डिवाइड कर देना है रेशियो के डिफरेंस से, ठीक है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 3, 7, 8 एंड 16। इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि जो प्रोपोर्शन में आ जाए नंबर? सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 3, 7, 8 और 16। 3 और 7 का डिफरेंस 4, 8 और 16 का डिफरेंस 8। अभी 4 और 8 का रेशियो लिया जा सकता है, 1 और 2 का, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 का रेशियो ले लिया। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, कितना हो जाएगा? 6, और इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ, कितना हो जाएगा? 8। इनका लेना है डिफरेंस अपॉन 1 और 2 का भी डिफरेंस लोगे 1, मॉडुलस ले लोगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी कि दो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे हमारे नंबर्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके पे अगर पूछ ले, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23, 30, 57, 78। अभी तक जोड़ने वाला पता चल गया, माइनस वाला पूछ लेता है तब क्या करना है? सेम चीज़ आपको करनी है। इन दोनों का डिफरेंस लो 7, इन दोनों का डिफरेंस लो 21। अभी इन दोनों का भी रेशियो ले सकते हो, 7 1 जा 7 3 जा, तो 1 और 3 आ गया ना। 23 को 3 से मल्टीप्लाई करो 69, 1 को मल्टीप्लाई करो 57 से, कितना हो जाएगा? 57, ठीक। डिफरेंस ले लोगे अपॉन 1 और 3 का डिफरेंस 2 का, इसका मॉड ले लेना है, कितना हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6। यानी कि 6 ऐसा नंबर है जिसको माइनस करने पे हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट कर देना। बात करते हैं इस एवरेज वाले कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, यानी कि 1 से लेकर के n नंबर्स तक का जो सम होगा वो क्या होगा। देखो AP में होती है सीरीज, AP का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो n/2 n+1, ठीक है। n नंबर्स का सम n+1/2 होता है। वहीं पर अगर पूछ ले कि फर्स्ट n नंबर्स का स्क्वायर्स का सम क्या होगा, तो n+1 2n+1/6 होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नंबर्स क्या होगा, क्यूब का क्या होगा? n नंबर्स हैं, उनके क्यूब का सम कितना होगा? तो n+1/2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारे फॉर्मूले हो गए सारे। अगर यहीं पे अब इनसे पूछे जे एवरेज ऑफ n नंबर्स क्या होगा, तो एवरेज इसका क्या बन जाएगा? n+1/2। इसका एवरेज क्या बन जाएगा? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स का एवरेज n+1 2n+1/6।
कहीं पे इसका पूछ ले तो n से डिवाइड कर दोगे तो n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4, ठीक है। क्वेश्चन पे देखते हैं द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर के 125 तक के नेचुरल नंबर्स का एवरेज बताना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ही कहाँ तक हमें बताना है 125 तक। देखो अभी पीछे मैंने बताया सम कितना होगा, सम होता है n प्लस 1 बाई 2। अगर एवरेज बोल दिया तो क्या होगा, n से और डिवाइड हो जाएगा तो n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर लास्ट टर्म, यानी कि 125 बाई 2 इज इक्वल टू 63 हो जाएगा इसका एवरेज। जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आए, जब कभी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एवरेज पूछा जाए तो पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर दोगे तो जो नंबर आएगा वही उसका क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक, समझ गए। कभी भी एपी में होते हैं या कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होती है, डिफरेंस सेम होता है तो वहाँ पे हम पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स हमें बताने हैं। देखो 2 4 6 8, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, n बाई 2 2 प्लस 2n, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब ये पे अगर पूछ ले इसका एवरेज क्या होगा तो साथ ही n से और ज़्यादा डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, देख रहा तो मैसेज आया क्या, 4 बजे फॉलोइंग का मैसेज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सेम तरीके से हम सम निकालेंगे। जब हम सम निकालेंगे तो मुझे एक बात बताओ, सम कितना होगा n नंबर्स का, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश 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 2n माइनस 1, सम क्या होगा n बाई 2, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म तो 2n हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर। ठीक है, ये एन इज इक्वल टू n बाई 2 2n माइनस 1। ठीक है, ओके, n स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है, एवरेज इसको n कर लेना, इरेज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम कितना आया, n स्क्वायर आया, सम अगर n स्क्वायर है तो एवरेज कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, कैसे निकालते हैं वो भी समझ गए होगे। जब डिफरेंस सेम होता है तो हम एपी की तरीके से मानते हैं और सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n बाई 2। ठीक है, ये सम का फॉर्मूला होता है। एवरेज होगा तो n से और डिवाइड कर देंगे। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 45 का स्क्वायर, इसका हमें एवरेज बताना है। सबसे पहले तो इसका सम निकालो। सम क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये सम होगा। ठीक है, तो जब एवरेज होगा तो इसको n से और डिवाइड कर देंगे, तो n से n तो कट जाएगा, बचेगा कितना, n प्लस 1 यानी कि 46 इंटू 45 दूना 90 1 91 बटे 6, 2 से काट दो 23, 2 से काट दिया 3 बारी। ठीक है, 23 से 3 आ जाएगा। देखो अगर इसको सॉल्व करना है तो उसको करने के 2 तरीके हैं। पहला, इसको 23 और 90 प्लस 1 का मान के कर लो, 0 9 3 27। ठीक है, 2070, इसमें 23 और जोड़ दो तो 2093 बटे 3, या फिर 20 प्लस 3 और 91 करके मान लो। अब इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 2 3 7 जा 21.6666। ठीक है, तो 697.67 मैं मान सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, ओके, समझ गए। सम अगर ये है तो एवरेज क्या होगा, अपॉन n और करेंगे तो n से n कट जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, आउट ऑफ 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज 16 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 इज 15। 4 नंबर हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3, इनका जो एवरेज है वो कितना है, 16 है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ पे ये लाइन तो आपको बिल्कुल लिखनी ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन तो वहाँ पे बिल्कुल लिखनी ही नहीं है। अगर 3 नंबर का एवरेज 16 है तो उन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 48 हो जाएगा। अगर लास्ट के 3 का जो एवरेज है वो 15 है, n2 प्लस n3 प्लस n4, तो उनका सम कितना होगा, 45 होगा।
इन दोनों को माइनस करो, N2 से N2 कट जाएगा, N3 से N3 कट जाएगा, N1 माइनस N4 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। फोर्थ नंबर 21 दिया हुआ है, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। इजी था क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है, बस ऐसे ही रख दिया था। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री। जनवरी के पहले 16 दिनों का जो एवरेज है वो 22 डिग्री सेल्सियस है, वहीं पे आखिरी के 16 दिनों का जो एवरेज है वो 26 डिग्री सेल्सियस है। तो हमें पता आना है, और पूरे महीने का जो एवरेज है वो 24 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 16 तारीख का जो एवरेज होगा हमें वो बताना है, ठीक है। स्लाइड ले रखी है, ठीक है। देखो जनवरी में 1 तारीख से 16 तारीख तक जाओगे, 1 से 16 तक जाओगे, ठीक है। जब लास्ट के 16 दिन लोगे तो मुझे एक बात बताओ, वहाँ पे भी तो 16 तारीख से ही शुरू करोगे, क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं, 15 दिन हटा दिए, तो 16 तारीख से ही तो स्टार्ट होगा ना। लास्ट के 16 डेज 31 तक काउंट करेंगे, ठीक। इसका मतलब टोटल में 16 दो बार काउंट हो गया, टोटल में 16 दो बार काउंट हो गया। करने के दो तरीके हैं, पहला बेसिक है, ठीक है, बेसिक देख लो, डेटा हो गया, एवरेज हो गया। 16 दिन है, 16 दिनों का एवरेज कितना है, 22 है, ठीक। अगले 16 दिनों का जो एवरेज है वो कितना है, 26 है, ठीक। टोटल हमें दिया गया है कि 31 दिन का जो एवरेज है वो 24 है। अब मुझे एक बात बताना, जब मैंने पहले 16 दिन लिए, बाद के 16 दिन लिए, तो इसमें 16 तारीख जो थी वो दो बार इंक्लूड हो गई। तो अगर मैं इसमें से, ठीक है, 16 को माइनस कर दूं, मान लेता हूं उसकी वैल्यू x थी, ठीक, तो ये हमारा क्या 31 दिन का एवरेज आ जाएगा। करने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इन दोनों में 16 कॉमन है, तो मैं बेसिकली 16 को कॉमन ले लेता हूँ और ये 48 हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 24 एक 24, 2 24 में 72, 2 74, ठीक है। 16 8 28 12 768 माइनस x इज इक्वल टू 744। x की वैल्यू आ जाएगी 24। ये तो हो गया बेसिक तरीका। थोड़ा इसको ढंग से लगाने के देखना चाहते हो, सेम तरीके से लगाओ, डेटा और एवरेज लिखो, ठीक है। पहले 16 दिन का एवरेज कितना है, 22। आखिरी के 16 दिनों का जो एवरेज है वो कितना है, 26। और पूरे 31 दिनों का एवरेज कितना है, 24। यहाँ से हम निकालेंगे नेट डेविएशन, ठीक है। नेट डेविएशन मतलब कितने का चेंज हो रहा है, कितना कम है, 2 कम है। अगर एक दिन में 2 कम है तो 16 दिन में कितना कम होगा, 16 दिन में -32 कम होगा। एक में ये 2 ज़्यादा है, तो 16 दिनों में ये कितना ज़्यादा होगा, 32 ज़्यादा होगा। तो नेट डेविएशन 0 आया, ठीक है। तो जो हमारा 16th होगा ना, वो क्या होगा, एवरेज प्लस डेविएशन, एवरेज प्लस डेविएशन। डेविएशन तो 0 आया, एवरेज 24 था, तो जो 16 तारीख का जो हमारा होगा औसत वो कितना होगा, 16 तारीख को कितना टेम्परेचर रहा होगा, 24 ही रहा होगा, ठीक है। उसको हम एवरेज में प्लस या माइनस कर देंगे, पॉजिटिव आएगा तो जुड़ जाएगा, निगेटिव आएगा तो माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज टेम्परेचर फॉर द फर्स्ट 4 डेज ऑफ द वीक इज 25 डिग्री सेल्सियस। पहले 4 दिनों का जो एवरेज है वो कितना है, 25 डिग्री है। बाद के 4 दिनों का कितना है, 30 डिग्री है। और पूरे वीक का जो है वो 27 डिग्री, हमें चौथे दिन का बताना है। 3 दिन इधर हो गए, 3 दिन इधर हो गए, चौथा दिन तो है जो 2 बार इंक्लूड हुआ है, तो डेविएशन निकाल लो, 27। एक दिन में 2 कम है, तो 4 दिनों में 8 कम होगा। एक दिन में ये 3 ज़्यादा है, तो 4 दिनों में ये 12 ज़्यादा होगा क्या। नेट डेविएशन आया प्लस का 4, ठीक है। नेट डेविएशन कितने का आया, प्लस का 4। इसका मतलब जो चौथे दिन हमारा कितना होगा, 27 + 4 यानी कि 31, ठीक है। समझ गया। नेट डेविएशन निकाल करके उसको पूरे वाले में जोड़ देंगे या घटा देंगे, जैसा भी वैल्यू आएगी, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स टू द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। ईजी है, थोड़ा सा 8 प्राइम नंबर्स ही डिफिकल्ट होंगे। पहले 8 प्राइम नंबर्स निकाल लो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं, 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17, ठीक है। 17 की 3 2 5 2 17 18 19, ठीक है। अभी ये हो गया 8 प्राइम नंबर, जोड़ लो इसको। देखो 13 7 20 10 30 1 31 7 38 10 48 9 57 10 67, ठीक है।
67 5 72, 3 75 तो 77, 77 हो गया सम। एवरेज कितना होगा 77/8, ठीक है। अगला में बोला गया एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। देखो इसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का एवरेज कितना होता है, पीछे देखो n इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो कितना होगा n+1 होगा। कितने इवन नंबर्स की बात करिए यहाँ पे 10 की बात करिए तो एवरेज कितना हो जाएगा n+1 यानी कि 11। हमें यही तो रेशियो बताना था 77/8 रेशियो 11, 7:8 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। कुछ था क्या क्वेश्चन में? नहीं था, ठीक है। In a class with a certain number of students, adding 30 kg student increases the average by 1 kg। एक कोई क्लास है उसमें कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर उसमें हम 30 kg के एक स्टूडेंट के जोड़ते हैं तो एवरेज 1 किलो से बढ़ जाता है। अगर वहीं पर हम एक और 30 किलो के लड़के को जोड़ते हैं तो जो एवरेज है वो 1.5 किलो बढ़ जाता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल एवरेज वेट? करने के दो तरीके हैं, ठीक है। चाहो तो डेविएशन से भी कर सकते हो, बट बेटर ये होगा कि ऐसे क्वेश्चन में बेसिक लगा लो, ईजी पड़ता है। इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। या फिर नहीं करना चाहते वैसे तो उल्टा करो, ऑप्शंस को सेटिस्फाई कराना स्टार्ट करो, ठीक है। उससे बेटर ये है कि हम जब तक क्वेश्चन को ही कर लेते हैं। देखो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लेता हूँ जिनका एवरेज a है, एक और हमने जोड़ दिया 30 किलो का, तो अब हो गए n+1 और एवरेज हमारा a+1 हो गया। इक्वेशन क्या बनेगी na + 30 = na + a, na + a + n+1, ठीक है। na से na कट जाएगा, n + a = एक इक्वेशन आ गई 29, ठीक है। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। अगर n a है, n का एवरेज a है, प्लस अब दो लोग जोड़े जा रहे हैं 30 किलो के एवरेज के साथ में, तो अब हो जाएंगे टोटल n+2 लोग और एवरेज हमारा अब बढ़ा है 1.5 किलो के आसपास। सेम तरीके से इक्वेशन बनेगी na + 60 = na + 2a + 1.5n + 3, तो na से na कट जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, लिख लेता हूँ यहीं पे मैं, 1.5n + 2a = 57। अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2n हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा। 2a से 2a को मैं कट कर देता हूँ, माइनस कर लेते हैं इक्वेशंस को, तो 0.5n = कितना 1 आ जाएगा। यहाँ से n की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें एक इक्वेशन तो पता है ना, n + a = 29। n की वैल्यू अगर 2 है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 27 होगी, ठीक है। क्लियर है डाउट, ठीक है। तो आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन बोला द एवरेज ऑफ अ फैमिली ऑफ 3 मेंबर्स इज 44 आफ्टर द सन्स मैरिज, द एवरेज ऑफ अ फैमिली बिकम्स 49। सिंपली सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। 24 इसका आंसर होगा, आप सॉल्व कर लेना। While calculating the average marks of a class, the average is increased by 0.5 because one student's marks were entered 54 instead of 45। देखो मिसरीड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंपली इसमें आपको एक काम करना है, डिफरेंस को सिंपली एलोकेट कर देना है। डिफरेंस जो भी होगा वो सभी में बराबर बटेगा ना, डिफरेंस सभी में बराबर बटेगा, बस यही कॉन्सेप्ट हमें उठा के पटक देना है। देखो 45 की जगह पे हमने कितना रखा, 54 रखा, कितना ज़्यादा रखा, 9। ये 9 जो है n लोगों में बट गया, 9 n लोगों में बटा तो उसने कितने की वैल्यू इंक्रीज करी, 0.5 की वैल्यू इंक्रीज करी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो, बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं n का एवरेज a है, इसमें एक नंबर अभी जुड़ा है कितना, 54, इसमें एक नंबर हमारा जुड़ा है 54। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसमें से एक नंबर हटाता हूँ, पहले तो मैं एक नंबर हटाऊँगा, वो नंबर क्या होगा 54, एक नंबर हटाऊँगा जो कि होगा 54, फिर एक नंबर जोड़ूंगा जो कि होगा 45, ठीक है, एक नंबर जोड़ूंगा जो कि होगा 45। अब जो होगा n का एवरेज 0.5 कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे, इस तरीके की क्वेश्चन बनेगी। बट उससे बेटर हमें यही लगता है कि n लोग थे, ठीक है, कितने का चेंज हुआ, हम बोलेंगे 54 हमने राइट कर दिया 45 की जगह पे,
तो +9 ही तो बढ़ेगा ना। +9 मतलब अगर कुछ देंगे किसी उसमें नंबर्स में तो एवरेज भी बढ़ेगा। तो 9 जो था ये हमने n लोगों में डिवाइड कर दिया, तो उसकी वजह से जो इंक्रीजमेंट आया वो कितने का आया, 0.5 का आया। तो n की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से 18 आ जाएगी। ठीक, बेसिक से करना है, बेसिक से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि सबसे पहले काम करो, उसमें से n लोगों का एवरेज a है मान लेता हूँ। ठीक, फिर वहाँ से उसमें से 45 निकाला, 54 जोड़ा, इसकी वजह से n लोगों का एवरेज a + 0.5 हो जाएगा। na से na कट जाएगा, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी या फिर a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/6, 4/15, 5/9। देखो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं, फ्रैक्शंस का। ठीक है, जैसे x/a, y/b और z/c बोल दिया गया। ठीक, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे, या तो आपसे बोलेगा एलसीएम बताओ इसका। अगर आपसे इसका एलसीएम पूछा जाए तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम कर देना है, जो चीज़ पूछी जाए वो ऊपर वाले नंबर्स का हमें कर देना है। जैसे एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले नंबर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया तो नीचे वाले नंबर्स का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे इसका बोल दे कि एचसीएफ बता दो, तो अब अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले नंबर्स का हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का हम एचसीएफ ले लेंगे और नीचे वाले नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, समझ गए, बस इतना ही काम करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1/6 है, 4/15 है, 5/9 है, 7/27 है और 8/3 है। इसका हमें एलसीएम बताना है, तो ऊपर वाले नंबर्स का हम क्या ले लेंगे, ऊपर वाले नंबर्स का हम एलसीएम ले लेंगे। 1 × 4 × 5 × 7 और 8 के लिए हमें 2 और चाहिए। ठीक है, तो ये एलसीएम हो गया। और नीचे वालों का एचसीएफ चाहिए, नीचे वालों का एचसीएफ मुझे साफ साफ दिख रहा है 3 ही होगा। ठीक, सॉल्व कर लो। 7 5 35 दूनी 70 × 4 यानी कि 280/3। 3 9 27, 3 3 9, 93 से ही 1/3 आ जाएगा, जो कि इस ऑप्शन पे है। ठीक, समझ गए। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 9, 8.1, 0.27 एंड 0.09। देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है, पहले एक बारी एलसीएम पूछा गया है और फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा, दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। सिंपली अगर नंबर्स देखोगे तो ये नंबर्स क्या कुछ और हैं क्या, नहीं, ये 9 है, ये 81/10 है, ये 27/100 है और ये 9/100 है। यही तो बोल रहा है ना। अगर एलसीएम चाहिए तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे वालों का एचसीएफ ले लेंगे। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा इसका तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 81 ही होगा आई थिंक इसका एलसीएम तो। ठीक, नीचे वालों का एचसीएफ बोल रहा है, तो नीचे वालों को अगर एचसीएफ देखोगे तो 1 10 100 यहाँ पे 1 है, तो एचसीएफ तो 1 ही हो जाएगा। अब अगर एचसीएफ बोल दिया तो ऊपर वाले नंबर्स का हमें एचसीएफ बताना है। ऊपर वाले नंबर्स का एचसीएफ कितना होगा, 9 ही होगा। लेकिन एलसीएम नीचे वाले नंबर्स का 100 होगा, यानी कि 0.09। अब इसका मुझे डिफरेंस बताना है, डिफरेंस करोगे तो 80.91 आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये तरीका हो गया जो अभी हमने सीखा पीछे। अगर कुछ और तरीका जानना चाहते हो तो वो ये है कि पहले तो इनके ये पॉइंट्स को हटा दो। अगर मुझे इनके पॉइंट्स को हटाना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे नंबर बन जाएंगे 900, 810, 27 और 9। अब इसका एक बारी एचसीएफ निकालोगे, अगर इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम लोगे तो 8100 आएगा। लेकिन 8100 तब था जब ये 100 से मल्टीप्लाइड था, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो अब इसको 100 से डिवाइड भी करेंगे तो एलसीएम 81 हो जाएगा। बात करते हैं एचसीएफ की। जब इसके एचसीएफ की बात करोगे तो इसका एचसीएफ 9 आएगा, लेकिन 9 तब आया जब 100 से मल्टीप्लाई था, तो 100 से इसको मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो इसको 100 से मैं डिवाइड करूँगा तो 0.09 हो जाएगा और इसका डिफरेंस कर देंगे तो 80.91 आ जाएगा। ठीक, ओके, स्लाइड क्यों ली। ठीक, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे 2 नंबर हैं, कोई भी 2 नंबर हैं जिनका एचसीएफ क्या है, के मान लेता हूँ। ठीक, तो हमारे जो नंबर होंगे वो क्या के ए और के बी हो जाएंगे। बताना मुझे एक बात ही,
के एच सी एफ वही तो होता है जो उन दोनों में कॉमन फैक्टर होता है। तो अगर के ए और के बी हमारे नंबर हो गए तो यहाँ पे ए रेशियो बी उन नंबर्स का रेशियो ही तो हो जाएगा, ठीक है। और ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो कॉमन होता तो वो एच सी एफ में चला जाता, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना, इस एच सी एफ इज 81। अगर उसका एच सी एफ 81 है तो नंबर्स क्या होंगे? 81A और 81B, यही तो नंबर्स होंगे। और इनका जो सम है वो 1215 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से A प्लस बी की जो वैल्यू आ जाएगी 15 के इक्वल आ जाएगी। अब उसने बोल दिया कि अगर दोनों नंबर लाई करते हैं 500 और 700 के बीच में तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स हमें बताना है। देखो अब सबसे बड़ी बात आती है, यहाँ पर A और B ऐसे नंबर होंगे, A और B में कुछ भी प्राइम नहीं होगा, A और B को प्राइम होंगे, ठीक है। A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, को प्राइम होंगे, ठीक। तो ऐसे नंबर्स लेने हैं, A और B की ऐसी वैल्यूज हमें लेनी है कि उनमें कुछ भी कॉमन ना आए। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो इधर क्या होगा? 14 हो जाएगा। 2 लेता हूँ तो 13 हो जाएगा, ठीक है। 3 लेता हूँ तो 12 हो जाएगा, यानी कि 3 और 12 में 3 कॉमन आ रहा है, नहीं लेंगे। 4 लेता हूँ तो 4 और 11 हो जाएगा। 5 लेता हूँ तो 5 और 10, यानी कि 5 कॉमन हो जाएगा, तो नहीं लेंगे। 6 और 9, उसमें 3 कॉमन हो जाएगा। 7 और 8, ठीक। अब अगर 8 लूँगा तो फिर से 7 आ जाएगी, यानी कि टोटल ये 4 पेयर ही बनेंगे। टोटल कितने पेयर बनेंगे? ये 4 पेयर ही बनेंगे। तो अगर पूछा जाता कितने पेयर बन रहे हैं तो 4 बोल देता, ठीक है। क्योंकि 1 और 14 और 14 और 1 बनेगा, 1 2 और 13 बनेगा, तो 1 13 और 2 बनेगा, ठीक है। अब देखो उसने साथ साथ एक और कंडीशन अप्लाई कर दी कि जो नंबर्स हैं वो 500 और 700 के बीच में अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसमें 81 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 के पार चला जाएगा, नहीं होगा। अगर इसमें 81 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 1000 के पार चला जाएगा, एक नंबर, नहीं होगा। 81 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 800 के पार चला जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। हमारी वैल्यूज़ ये होंगी। तो अगर ये A और ये B की वैल्यू है तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? 81 इंटू 7, 81 इंटू 7 यानी कि 567, 81 इंटू 8 यानी कि 648। अब हमें यही तो बताना है कि इनके रेसिप्रोकल का सम कितना होगा। अगर इनके रेसिप्रोकल का सम लेते हो तो 1/81 इंटू 7 प्लस 1/81 इंटू 8। तो अगर मैं इससे 1/81 कॉमन ले लेता हूँ तो 1/7 प्लस 1/8 यानी कि 15/56 आ जाएगा, ठीक। समझ गया ना? 1/7 प्लस 1/8, 8 ऊपर 7 ऊपर और 8/7 कितना? 56, ठीक है। 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 से काट देते हैं 27, तो 5 आ जाएगा और 20 पंचे 100, 1000 के पार चला जाएगा, यानी कि 1512, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। तो इसमें नहीं है यूनिट प्लेस पे 2, इसमें नहीं है यूनिट प्लेस पे 2, 700 हो नहीं सकता, तो 1512 हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट क्या था? बस यही था कि अगर HCF K है तो हमारे नंबर्स KA और KB होंगे, जिसमें A और B हमारे कोप्राइम होंगे, उनके बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। शंकर बाजासार्ट कॉस्टिंग, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन, इसको कर सकते हो, 2040 आएगा। सिंपली अगर बताना है तो मैं बता देता हूँ। 50 पैसे को मैं लिखता हूँ 1/2 रुपीज़ में, 20 पैसे को मैं 1/5 लिखता हूँ, 10 पैसे को 1/10 लिखता हूँ। रेशियो 2, 3 और 4 में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 3/5 और ये 2/5। और इन टोटल वैल्यू का जो सम है वो इक्वल है कितने के बराबर? 1020 के बराबर। यानी कि 2 यूनिट का मतलब 1020 है, तो 1 यूनिट का मतलब 510, और 4 यूनिट सिक्के हैं 10 पैसे के, तो 2040 हो जाएगा, ठीक है। A varies directly as root b and inversely as c cube. If A is equal to 15 and B is equal to 27 and C is equal to 2, find B when A is equal to 9 and C is equal to 2. मतलब A हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट बी के, और A हमारा इन्वर्स है किसके? C क्यूब के। जो क्वेश्चन बोल रहा है लिख लो, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, ठीक है। A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c क्यूब, ठीक। इन्वर्स का मतलब होता है 1/। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूँ तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी अपॉन सी क्यूब। अगर मैं इन्वर्स को ऑप्शन हटाता हूँ तो A इज इक्वल टू क्या होगा? K रूट बी अपॉन सी क्यूब होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अगर ये जो ABC की पहली बार में इक्वेशन दी गई है वैल्यूज़, इनको मैं
इस पे पुट कर देता हूँ तो मेरे पास के कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो के की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी क्यूब इंटू ए, सी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8, 15 अट्ठे कितना 120। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 15 इंटू सी क्यूब यानी कि 8, 120 बटे रूट बी मतलब 27, 27 का रूट लोगे तो 3√3 आ जाएगा, 3 5 15, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू आ गई मेरे पास 40/√3। अब मैं क्या दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू 40/√3 इंटू रूट बी अपॉन सी क्यूब। ए की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, हमें बी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 40/√3 इंटू रूट बी अपॉन सी क्यूब यानी कि 8, 8 से काट दिया इसको 5 बारी। ठीक है, तो 8 5, ठीक, तो यहाँ से रूट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट बी की वैल्यू आ गई 9√3/5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। ठीक, आई डोंट नो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरी इमेज भी आ रही है। तो b इज इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 81 इंटू 3 यानी कि 243/5 का स्क्वायर यानी कि 25, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर है। ठीक, इजी था क्वेश्चन, समझ गए। चलो, फाइंड द HCF ऑफ 4 की पावर 315 माइनस 1 एंड 4 की पावर 25 माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, नहीं तो शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, उस पर आप इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है, 315 और 25 का क्या करते हैं, HCF लेते हैं। ठीक है, 4 की पावर जो भी HCF आएगा -1, वही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इतना एंड देयर HCF इज 33। अगर HCF 33 है तो नंबर क्या होंगे 33A 33B, इनका सम हमें दिया गया है, 33 कॉमन हो जाएगा तो A + B इज इक्वल टू 528, 33 1 33 19 तो 6, यानी कि A + B की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16। A और B को प्राइम होते हैं, यानी कि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 1 1 और 15 बन जाएगा। 1 2 और 14 बनना चाहिए था मगर नहीं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, बात खत्म। 3 और 13, 3 और 13 बन जाएगा। 4 और 12 नहीं बनेगा, 5 और 11 बन जाएगा। 6 और 10 नहीं बनेगा, 7 और 9 बन जाएगा। ठीक, 8 और 8 नहीं बनेगा, फिर से करेंगे तो फिर से 9 और 7 बन जाएगा, यानी कि टोटली ये 4 पेयर ही बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे 4। कैसे, 1 1 और 15 तो 1 15 और 1, 1 3 और 13 तो 1 13 और 3, तो टोटली 4 नंबर मतलब 4 पेयर। ठीक, क्लियर है बात। सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे दिया गया, उनका HCF इतना है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, जैसे हमारे नंबर हैं A और B, कैपिटल A और कैपिटल B, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू होता है हमारा LCM इंटू HCF, यही तो होता है। तो यहाँ से क्या LCM आ जाएगा, बताना मुझे एक बात, LCM की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 2028 था तो इसको डिवाइड करोगे तो 13 1 13 7 13 5 65 13 6 78, यानी कि LCM कितना आएगा 156। ठीक है, HCF कितना आ गया 13। ठीक, तो और एक फॉर्मूला और होता है LCM इज इक्वल टू HCF इंटू A इंटू B, जहाँ पर A और B उनके बीच का कोप्राइम का रेशियो होता है। ठीक, समझ गए मेरी बात को। तो A इंटू B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो एक तो हमारे 1 और 12 हो सकता है, 2 और 6 नहीं होगा क्योंकि कोप्राइम नहीं होंगे। ठीक है, 3 और 4 हो जाएगा हमारा। ठीक, तो टोटली कितने पेयर बने 2 पेयर बने। ठीक, क्लियर है क्या बात। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है संजय वांट्स टू एग्जैक्टली मेजर 7000 मिलीमीटर 3850 मिलीमीटर एंड 12950 मिलीमीटर यूजिंग अ सिंगल मेजरिंग टेप। कोई संजय साहब है, वो एक ऐसी मेजरिंग टेप चाहते हैं जिससे वो इन तीनों लेंस को मेजर कर सकें। तो हमें बताना है उस टेप की पॉसिबल सबसे ज़्यादा लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे हमें एक HCF बताना है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे और इसको भी काट दे। सबसे पहले तो इसको सेंटीमीटर में चाहो तो बदल लो और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व कर लो। ठीक,
इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ही होगा, ठीक है। देखो 40 और 30 तो होगा नहीं, 35 और 45, तो ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं, 45 से सेटिस्फाई कराते हैं। 45 9 5 45, ठीक है। 45 से कटेगा क्या? मुझे लगता तो नहीं 45 से कटेगा, 35 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 45 से नहीं कटेगा, क्योंकि ये 9 से ही नहीं कटेगा, ठीक है। तो 35 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने का अगर तरीका देखना चाहते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। 700, 385 एंड 1295, वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं तो डिफरेंस लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। अगर ये 400 होता तो 315, ठीक, डिफरेंस आ जाएगा 315। या तो 315 ही एक ऐसा नंबर होगा या फिर इसका कोई फैक्टर ऐसा नंबर होगा, ठीक। तो 315 के फैक्टर्स करो, 3 गुणे 15 गुणे 7, ठीक, ओके। 3 गुणे 15 गुणे 7, इसमें और कुछ कटेगा क्या? और वैल्यूज़ कुछ आएंगी? 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, ठीक। अब यहीं से इसका हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखो क्या 7000 mm 45 को, 7000 को क्या 45 काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, तो 45 तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, बचा कौन? 35, ठीक। तो 35 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें आ भी रहा है, ठीक। अगर ये पे पूछ लेता कितने बार में, तो फिर हम क्या करते हैं, बार हर सभी को डिवाइड करते और फिर वहां से सम निकालते, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शॉपकीपर है जिसके पास 3 तरह के राइस हैं, 126 किलो का, 189 किलो का और 315 किलो का। उसको ऐसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बैग्स चाहिए इक्वल साइज के, ताकि वो उन सभी राइस को इक्वल कर पाए। देखो अगर वो ऐसा पूछता कि एक ऐसा बैग बताओ, ठीक है, जो इन सभी वजन को इक्वली मेजर कर सके, लेकिन उसने ये तो पूछा नहीं, उसने बोला ऐसे कितने नंबर ऑफ बैग चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो एक ऐसा बैग चाहिए जो इन सबको नाप सके। एक ऐसा बैग चाहिए, जैसे पिछले में टेप निकाला था, वैसे अब एक ऐसा बैग चाहिए जो इन सबको नाप सके। 126, 189, 315, ऐसे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, डिफरेंस ले लो, 63 का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। अभी 63 या तो होगा या तो 63 ही होगा या फिर 63 का कोई फैक्टर होगा। देखो क्या 63 इन सबको काट पाएगा? 2 बार में काट देगा, 3 बार में काट देगा और 5 बार में काट देगा, यानी कि 63 kg का ही वो बैग है जो इन सबको नाप सकता है। हम बोलेंगे बिल्कुल। अब देखो 126 किलो को नापने के लिए कितने बैग चाहिए होंगे 63 किलो के? हम बोलेंगे 2। 189 किलो को नापने के लिए 63 किलो के कितने बैग चाहिए होंगे? 3 बैग। 315 किलो को नापने के लिए 63 किलो के कितने बैग चाहिए होंगे? 5। तो 5 3 8 2 10, टोटल कितने बैग चाहिए होंगे? 10 बैग चाहिए होंगे। इसी में अगर पूछ लेता कि एक ऐसी बॉटल बता दो जो इतने इतने लीटर को नाप सके, ठीक। अगर वह ये भी पूछ लेता कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए, तो पहले तो वो बॉटल निकालोगे जो उन सबको नापेगी, यानी कि HCF, फिर HCF से डिवाइड करके सम बता दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई x y z लीव्स रिमाइंडर r। सभी को आता होगा। जब कभी हमें एक ऐसा नंबर पूछा जाए, ठीक है, उसको x या y या z से डिवाइड करें तो सेम रिमाइंडर आए। जब कभी भी सेम रिमाइंडर आता है तो कुछ नहीं करना होता है। अगर n को हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r आता है, n को y से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर r आता है, n को z से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर r आता है। ऐसे क्वेश्चन में सिंपली LCM ऑफ x y z लेते हैं और r को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर पूछ ले कि 3 डिजिट का नंबर बताना है तो LCM को पहले 3 डिजिट तक ले करके जाना है और फिर r को जोड़ देना है, खत्म बात, ठीक। अगर सेम रिमाइंडर होगा तो हम जोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा चेंज आ जाए, मतलब n को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर a आता है, n को जब हम y से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर b आता है, और n को जब हम z से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर c आता है, ठीक। यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा? एक k की वैल्यू डिफरेंस निकालनी होगी। k मतलब x माइनस a
y माइनस बी और z माइनस सी। मोस्टली केसेस में ये इक्वल होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपको बेसिक मेथड लगाना होगा जो कि लंबा होगा। ठीक, x से डिवाइड करते हैं तो a आता है तो डिफरेंस निकाल लेंगे, y से डिवाइड करते हैं तो b आता है रिमाइंडर, डिफरेंस निकालेंगे, मोस्टली इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे ये जो k होता है ना, k हमारा एक तरीके से निगेटिव रिमाइंडर होता है, k हमारा एक तरीके से निगेटिव रिमाइंडर होता है, इसीलिए इसको माइनस करेंगे यहाँ पर। LCM ऑफ x, y एंड z माइनस k, क्योंकि k हमारा निगेटिव रिमाइंडर है इसीलिए हम इसको माइनस करते हैं, क्योंकि ये प्लस में तो जाएगा नहीं, माइनस में ही जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूँ किसी भी नंबर को 15 से डिवाइड करते हो तो 11 रिमाइंडर आता है, डिफरेंस कितना 4। किसी भी नंबर को 20 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 16 आता है, यानी कि डिफरेंस 4। देखो अगर 11 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 4 ही तो निगेटिव रिमाइंडर होगा। बताना मुझे एक बात। ठीक, रिमाइंडर यही तो होता है कि अगर रिमाइंडर को हम माइनस कर दे तो नंबर डिविजिबल हो जाए, तो 11 में से माइनस करेंगे -4 को तो 15 हो जाएगा, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीके से हमारा निगेटिव रिमाइंडर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए उसको हम माइनस करते हैं। जब कभी अलग अलग रिमाइंडर आएगा तो हम के को निकाल करके उसको माइनस कर देंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3। रिमाइंडर अलग अलग है तो के की वैल्यू निकाल लो। 3 - 1 2, 4 - 2 2, 5 - 3 यानी कि 2, के की वैल्यू 2 आ गई। ये हमारा एक तरीके से निगेटिव रिमाइंडर, इसको माइनस करना है। एलसीएम किसका लेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 5 को 20 60 - 2 58। लेकिन मेरे भाई मुझे एक बात बताना, 58 तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों, क्योंकि 58 तो 2 डिजिट का नंबर है, हमें तो ऐसा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो सबसे पहले इसको 3 डिजिट तक ले करके जाओ, स्मॉलेस्ट में, वो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 100 से ज़्यादा 120 हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो कट जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम के को माइनस कर देंगे, तो हमारा नंबर हो जाएगा 118। यानी कि 118 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, 318 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आएगा, 118 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। ठीक है, अगर 118 मेरा ऐसा नंबर है तो इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 1 + 1 + 8 यानी कि 10 सम हो जाएगा। ठीक, देखो अगर इसमें बोला गया होता है कि एक ऐसा नंबर बता दो जिसको 3, 4 और 5 से डिवाइड करने पे 1, 2, 3 रिमाइंडर आता है, तो वो हो जाता मेरे पास 58, क्योंकि 60 - 2 यानी कि 58। लेकिन यहाँ पे गलती क्या करोगे तुम, 58 निकाल करके फिर इसको 2 टाइम्स कर दोगे या 3 टाइम्स कर दोगे कि 3 डिजिट तक लेके चले जाते हैं। नहीं, एलसीएम को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करके उसको उतने डिजिट तक ले करके जाना है और फिर हमें माइनस या प्लस करना है। ठीक, इस बात का हमेशा याद रखना। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 8 एंड 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 8, 12 का और उसमें 2 को जोड़ देंगे। लेकिन इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो कि एलसीएम से कट जाए। ठीक, एलसीएम कितना होगा इसका, ठीक 3 × 5 और 4 × 2 और 4 × 12 भी हो गया, 5 को 20 40 120, यानी कि एलसीएम 120 हुआ। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कितना होगा 5 डिजिट का, तो वो होगा 99,960, क्योंकि उसमें जैसे 120 और जोड़ोगे तो वो 6 डिजिट में चला जाएगा। ठीक, तो 99,960 में 2 जोड़ दोगे तो 99,962 हो जाएगा। ये तो हो गया मेथड। अभी अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 4-5 डिजिट वाले तो उसको बेसिक से भी कर सकते हो स्मार्ट तरीके से। मतलब देखो, जब उसको 3, 5, 8 और 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है, तो इन सब में मैं 2 हटा देता हूँ। इन सब में जब मैं 2 हटा दूंगा तो ये बन जाएगा 99,997, ये बन जाएगा 99,946, ये बन जाएगा 99,960, ये बन जाएगा 99,720। तो ये जो नंबर्स होंगे ये एलसीएम से कट जाएंगे या फिर इन सभी नंबर से कट जाएंगे। ठीक, तो जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग 15, 18, 21 एंड 24 रिमाइंडर इतना आता है।
तो यहाँ पे पहले k की वैल्यू निकाल लो। 15 माइनस 11 4, 18 माइनस 14 4, 21 माइनस 17 4, 24 माइनस 20 यानी कि 4। ठीक, k की वैल्यू 4 आ गई। लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, देखो ये तब आता है जिसमें हम एलसीएम निकालते हैं और उसमें 4 को माइनस करते हैं। तो अगर मैं इन सभी में 4 जोड़ दूं, अगर मैं इन सभी में 4 को जोड़ दूं तो क्या मेरा वो नंबर एलसीएम से कट जाएगा? एलसीएम माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर होगा। तो अगर मैं नंबर में 4 जोड़ दूं तो वो एलसीएम से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बताओ मेरी बात को। बिल्कुल। ठीक, तो एलसीएम निकाल लो पहले तो। 3 गुणे 5, ठीक है। देखो क्योंकि 24 से काट नहीं पाओगे, 21 से काटने में टाइम लगेगा, तो मतलब बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, 3 गुणे 5 15 हो गया। 18 के लिए 6 ले आता हूँ। ठीक, 3 दूनी 6 3 18। ठीक, 21 के लिए 3 है, 7 और ले आता हूँ। 3 दूनी 6, 4 और ले आता हूँ तो 24 भी इनके लिए उड़ जाएगा। हो गया क्या? 5 से 15 दूना 30 तय 90, 90 गुणे 7 यानी कि 630 गुणे 4 कर देते हैं तो 0 4 12 2520, यानी कि 2520 हमारा वो नंबर होगा जो कि एलसीएम है। अब इसमें 2520 से कौन सा नंबर है जो कट जाएगा 4 ऐड करने के बाद में? यहाँ पे 9 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे नहीं कटेगा। यहाँ पे 68 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे नहीं कटेगा। 61 हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे नहीं कटेगा। एक ही नंबर बचा 7560 जो कि 3 टाइम्स करने पे कट जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे? ओके, कोई डाउट नहीं रहा होगा तो ठीक है। आई होप जो भी क्वेश्चंस हमने इस पर बात किए होंगे आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, उनको थोड़ा सा स्किप किया, इसलिए स्किप कर दिया, उनको नेक्स्ट वीडियो पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। कोई भी अगर डाउट रह गया हो तो वीडियो में कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, 9120791243। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है, वीडियो में कमेंट कर देना। मैं रैंडम पिकर से 3 लोगों को चूज़ कर लूँगा जिनको टेक्स्ट बुक का पास मैं गिव अवे कर दूंगा। ऐप से अगर कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, कोर्स तो नहीं है फिलहाल, उस पर टेस्ट सीरीज़ है और पर्सनल मेंटोरशिप है, जिसके लिए आप लाइव 24 कूपन कोड यूज़ करोगे तो 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, मनो तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में क्विजेस वगैरह आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो में कमेंट कर देना। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए एक बार वो देख लेते हैं। क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। ठीक, एक तो चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट हमने कवर किए। ठीक, उसके बाद ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक ईजी सा कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये एवरेज वाले कुछ कॉन्सेप्ट से उनको कवर अप कर लिया हमने। ठीक, जब कभी हमें एक मिडिल नंबर निकालना होता है उसके लिए हमने डेविएशन मेथड सीख लिया। ठीक, मिसरीड वाले क्वेश्चंस को कैसे करना है वो हमने सीख लिया। अगर फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ निकालना है वो कैसे निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक, उससे रिगार्डिंग और जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लिया। ठीक है, ऐसा ऊट पटांग सा नंबर आ जाए तो उसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, कोई एक ऐसी वैल्यू पूछ ली जाए जो इन सभी काट दे तो वहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं, लेकिन अगर वहीं पे नंबर ऑफ बैग या नंबर ऑफ बॉटल पूछ लिया जाए तो डिवाइड करके सम कर देते हैं। ठीक, ऐसा कभी आ जाए कि सेम रिमाइंडर आ रहा हो या डिफरेंस रिमाइंडर आ रहा हो, डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे हो, तब क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ईजी से और इम्पॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने रख दिए थे। ठीक है, तो आई होप जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए, जो भी कॉन्सेप्ट बताया समझ में आ गया होगा। आई होप जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिसके साथ भी चाहते हो शेयर कर सकते हो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।